कल हमने जाना कि राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है और आज हम जानेंगे कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है। क्षेत्र माने विषय वस्तु की राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, मानव के कौन से व्यवहार का अध्ययन करेंगे, माने जो जो विषय इसमें अध्ययन किए जाने हैं वही राजनीति विज्ञान का क्षेत्र या विषय वस्तु है। फर्स्ट इसमें आ जाएगा राज्य का अध्ययन। मुख्य रूप से राजनीति शास्त्र का जो केंद्रीय विषय है वो राज्य ही है। राज्य ना हो तो राजनीति विज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। राज्य है तो उसका अध्ययन से जुड़ा हुआ विषय राजनीति शास्त्र है। तो जब इसमें हम राज्य का अध्ययन करेंगे तो राज्य के बारे में हम क्या अध्ययन करेंगे? राज्य तो अपने आप में बहुत व्यापक अवधारणा है। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा राज्य के भूतकाल का अध्ययन कि जो राज्य नाम की संस्था है वो अस्तित्व में कैसे आई और शुरू में जो राज्य नाम की संस्था है उसका स्वरूप क्या था, उसका विकास हुआ तो विकास के किन किन पड़ावों से यह संस्था गुजरी, प्रारंभ में राज्य के कार्य क्या थे। अभी आगे इस सिलेबस में थ्योरी जाएंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राज्य का जो सबसे प्रारंभिक रूप माना जाता है वो माना जाता है कबीला राज्य। माने वो जो बड़े बड़े कबीले थे वो छोटे छोटे राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। काफ़ी सारे थ्योरीज हैं, काफ़ी सारे सिद्धांत हैं इससे रिलेटेड। और उसके बाद जो धीरे धीरे राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया तो राज्य का जो कबीला राज्य के बाद स्वरूप था वो था पुलिस राज्य। किसी भी संस्था का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसके इतिहास का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है कि संस्था अस्तित्व में कब आई, क्यों आई, क्या इसका स्वरूप था, क्या इसके कार्य थे। तो इसी तरह से राज्य नाम की संस्था का भी हम इसका इतिहास जानेंगे कि कब और कैसे ये अस्तित्व में आई, विकास भी हुआ तो किन किन तत्वों ने इसके विकास में अपनी भूमिका जो है वो निर्वहन की। तो शुरू में जो राज्य का स्वरूप था कबीला राज्य, फिर उसके बाद पुलिस राज्य। पुलिस राज्य का अर्थ क्या है? सुना हुआ ये शब्द? नहीं सुना, शायद आज ही सुना है ना। जो शुरुआती स्वरूप था राज्य का, उदारवादी और व्यक्तिवादी ये विचारधाराएं हैं, इन्होंने ये बोला कि जो राज्य है उसको केवल 3 कार्य करने हैं। कौन से कार्य? जीवन और संपत्ति की रक्षा, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक अशांति की स्थापना। ये 3 ही कार्य क्यों करने हैं? उदारवादियों और व्यक्तिवादियों ने यह माना कि मनुष्य तो बहुत विवेकशील प्राणी है, अपने सारे काम खुद कर सकता है। राज्य जहाँ जहाँ हस्तक्षेप करता है वहाँ राज्य प्रतिबंध लगाता है। राज्य हस्तक्षेप कैसे करेगा? कानून बनाकर। आप एक रोड पे आराम से जा रहे हो, वहीं कुछ और बन गया, रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि यहाँ से ऐसे नहीं, ऐसे जाना है, चौराहे से ऐसे घूम के जाना है। राज्य का हस्तक्षेप जहाँ हुआ वहाँ कानून आ गया ना। तो राज्य कानून बनाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। किसने कहा? ये व्यक्तिवादियों ने और उदारवादियों ने। उन्होंने ये कहा कि इसलिए राज्य को केवल 3 काम करने हैं और ये 3 काम कौन करती है? पुलिस करती है। तो इसलिए राज्य का नाम पड़ा पुलिस राज्य। तो ऐसे राज्य का जो अतीत है वो क्या रहा है, कब कब किन किन चरणों से उसका विकास कैसे हुआ है, किस किस पड़ाव से वो गुजरा है, यह राज्य के भूतकाल का अध्ययन। और ये हम यदि करना चाहते हैं तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही होगा। सेकंड आ जाता है इसमें वर्तमान में राज्य क्या है। अब हमने जान लिया कि इसका उद्भव कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ। तो प्राचीन रूप से वर्तमान रूप में ये कैसे परिवर्तित हुआ? वर्तमान में राज्य का स्वरूप है कल्याणकारी स्वरूप। कल्याणकारी स्वरूप का अर्थ क्या होता है? कि राज्य मानव जीवन के कल्याण के लिए जीवन के किसी भी पक्ष से संबंधित कानून बना सकता है। माने मानव जीवन के जितने भी पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक, उन सब में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, बशर्ते
कि वो हस्तक्षेप व्यक्ति के कल्याण के लिए हो। तो पुलिस राज्य से कल्याणकारी स्वरूप क्या बना, कैसे बना? ये हम वर्तमान में जो राज्य का स्वरूप है, कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत राज्य क्या कार्य करता है, इसके अपने नागरिकों के साथ संबंध क्या है, राज्य के तत्व क्या हैं, राज्य किस तरीके से व्यक्ति के कल्याण के लिए क्या क्या कदम उठाता है। तो वर्तमान स्वरूप का यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, दूसरे देशों के साथ राज्य के संबंध कैसे हैं, ये सारा हम राज्य के वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही करेंगे। थर्ड इसमें आ जाता है राज्य का आदर्श या भावी स्वरूप। अब अतीत में पुलिस राज्य था, फिर कल्याणकारी राज्य बना, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना इसका जो कल्याणकारी स्वरूप है वो इसका अंतिम है, आगे इससे कोई और इसमें अंतर नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समय बदलता है, सब कुछ बदलता है, राज्य के कार्य बदले हैं, स्वरूप बदला है। तो अब जो राज्य के कार्य और स्वरूप है वो भी अंतिम नहीं है, भविष्य में इसका स्वरूप कुछ और हो सकता है। कुछ विचारक की कल्पना करते हैं विश्व संघ की, कि पूरे विश्व में एक ही सरकार हो केंद्रीय स्तर पर, और सभी राज्यों में फिर अलग अलग सरकारें हैं जो वो उस विश्व में जो सरकार है उसके अंतर्गत कार्य करें। एक कल्पना है, एक आदर्श है। इसी तरह से राज्य के जो वर्तमान स्वरूप में कमियां हैं, उसके कार्यों में जो हमें कहीं कुछ कमियां दिखाई देती हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, उस आदर्श की हमें कल्पना करते हैं कि ये कमियां ना हो तो राज्य का स्वरूप ऐसा होगा। तो राज्य के भावी स्वरूप की यदि हम कल्पना करते हैं, कोई उसके अंतर्गत सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है, तो वो भी उसका अध्ययन भी किसके अंतर्गत होगा? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। सेकंड इसमें आ जाएगा सरकार का अध्ययन। सरकार क्या है? सरकार एक ऐसा संगठन है जो राज्य की इच्छा को कानूनों में परिवर्तित करती है। हम कहते हैं कि राज्य के पास प्रभुसत्ता की शक्ति है, राज्य कानून बनाता है और उन कानूनों का पालन सबसे कराता है। यदि कोई राज्य के बनाए कानूनों का पालन नहीं करता तो राज्य उसके लिए दंड की व्यवस्था करता है। राज्य को देखा है कभी किसी ने? राज्य तो अपने आप में एक अमूर्त कल्पना है। जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता, ये चार तत्व जहाँ हैं वो राज्य है। तो ऐसे में राज्य के जो भी कार्य बताए गए हैं, राज्य की जो भी प्रभुसत्ता बताई गई है, उन सबका वास्तविक अर्थों में, व्यवहारिक अर्थों में प्रयोग कौन करती है? सरकार करती है। और जहाँ कहीं भी राज्य होगा वहाँ सरकार होगी, और जहाँ सरकार होगी तो सरकार के 3 अंग होंगे। कौन से अंग? विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कि जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको विधानपालिका कहेंगे, जो लागू करने वाली संस्था है उसको कार्यपालिका, और न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका। तो ऐसे में जो ये 3 अंग हैं सरकार के, विश्व के जितने भी देश हैं, हर देश में सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं, लेकिन इनका संगठन, इनके कार्य, इनके स्वरूप हर देश में अलग अलग है। सरकार का होना जरूरी है, चाहे एकात्मक हो, चाहे संघात्मक हो, चाहे प्रजातंत्रीय हो, चाहे साम्यवादी हो, चाहे किसी भी स्वरूप की हो। तो सरकार कैसी है, उसके कार्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका गठन कैसे होता है, ये सारा यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो किसके अंतर्गत करेंगे? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। थर्ड इसमें आ जाता है राजनीतिक विचारधाराओं और राजनीतिक समूहों का अध्ययन। विचारधाराएं कौन सी? आदर्शवाद, साम्यवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, ये विचारधाराएं हैं। और सभी जो देश हैं अपनी शासन प्रणाली के संचालन के लिए किसी न किसी विचारधारा का सहारा लेते हैं। जैसे भारत में
लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। तो हम किसी भी विचारधारा का अध्ययन करना चाहते हैं, साम्यवाद क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किस किस देश में यह प्रभावी हुआ, इसका प्रभाव कब कब रहा और क्यों इसका प्रभाव अब समाप्त होता जा रहा है, ये हम अध्ययन करना चाहें। इसी तरह से अन्य विचारधाराएं, फासीवाद है, नाजीवाद है, तो उसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इसी तरह से ही जो राजनीतिक समूह हैं, ये कौन से हैं? राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं, उनका यदि हम अध्ययन करना चाहें कि कौन सा राजनीतिक दल कब अस्तित्व में आया, कब यह सत्ता तक पहुंचा, क्या इसकी कार्य प्रणाली है, क्या इसका स्वरूप है, कितनी तरह के दबाव समूह हैं, दबाव समूहों की कार्य प्रणाली क्या है, ये सारा यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो किसके अंतर्गत करेंगे? राजनीति विज्ञान के ही अंतर्गत। नेक्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। जो वर्तमान युग है ये अंतर्राष्ट्रवाद का युग है। क्या अर्थ है इसका? कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। हर देश अपनी किसी न किसी आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। किसी भी देश में जरूरत की सारी चीजें नहीं पाई जाती, चाहे वो उगने की है, चाहे वो बनाने की है, चाहे टेक्नोलॉजी की बात है। अब भारत में चाय जितनी मात्रा में उगती है उतनी चाय की खपत नहीं है, क्योंकि जो भारत है यहाँ हमेशा सर्दी तो रहती नहीं। तो ऐसी जो जलवायु है उसमें लोग सर्दियों में तो ज़्यादा चाय पीते हैं, गर्मियों में बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। और कोई ठंडा प्रदेश है तो वहाँ चाय, कहवा, कॉफ़ी इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। अब इतनी जो चाय उगती है उसका करेंगे क्या? विदेशों में ही तो देंगे, बेचेंगे उसको, बदले में कुछ ना कुछ जो यहाँ नहीं है वो दूसरे देशों से हम लेंगे। हर देश की जो भूमि है, भूमि के नीचे खनिज पदार्थ हर देश में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। ऐसे देश भी हैं जिनकी भूमि में सोना पाया जाता है, ऐसे देश भी हैं जिनकी भूमि में पानी की जगह पेट्रोल है। अरब कंट्रीज है ना, तेल के कुएं हैं, वहाँ पानी तो है ही नहीं, पानी तो वो लोग खरीद कर लेते हैं, इसलिए वहाँ फसल भी नहीं होती। उनको तो बाकी सारा कुछ खरीदना पड़ता है। जो मैक्सिमम उनकी ज़मीन है उसमें तेल के कुएं हैं। और भारत जैसा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, जमीन में पानी है बहुत, लेकिन तेल नहीं है। पानी भी जरूरी है, तेल भी जरूरी है। जिसके यहाँ तेल नहीं है वो तेल दूसरे देशों से लेगा, और जिसके यहाँ पानी नहीं है वो पानी दूसरे देशों से लेगा। मतलब कहने का अभिप्राय क्या है कि जो मानव जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो हर देश के पास उपलब्ध नहीं है। किसी के पास कोई चीज़ अधिक मात्रा में है, खपत कम है, कोई चीज़ खपत ज़्यादा है लेकिन मात्रा कम है, देश में बनती नहीं है। तो ऐसे में दूसरे देशों पर निर्भरता का युग है ये। तो सभी देश जो हैं ऐसी जो वस्तुएं हैं उनका आयात निर्यात करते रहते हैं, और साथ ही साथ सभी देश जो हैं एक दूसरे पर टेक्नोलॉजी इतने निर्भर हैं कि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी करते हैं। टेक्नोलॉजी भी खरीदी बेची जाती है। और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के नियम हैं वो भी, उससे संबंधित भी संधियाँ समझौते किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं। ये सारा यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो किसके अंतर्गत करेंगे? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत।